टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मुकेश जी के साथ मिलकर हम लोग कई सारे खास चर्चा करने वाले, तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं अगर शॉर्ट टर्म में शेयर बेचने पर हुआ है नुकसान, तो इसे म्यूचुअल फंड में हुए कैपिटल गेन्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं क्या। और अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम चुना है तो ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी पर क्या मिलेगा डिडक्शन। और साथ में ये भी बताएंगे कि लीव एनकैशमेंट पर दिए गए ज्यादा टैक्स का रिफंड मिल सकता है, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ये सारी ऐसी बातें जो हर टैक्स पेयर जानना चाहता है या फिर जाने अनजाने में ज्यादा टैक्स चुका देता है। लेकिन सबसे पहले बात हम लोग शुरू करेंगे, शो की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों के साथ। अगर आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया है, आपको शॉर्ट टर्म के शेयर बेचने से नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ तो मायूस होंगे आप, यानी तो पैसा चला गया। लेकिन क्या आपको कहीं फ़ायदा हुआ है लॉन्ग टर्म में, चाहे नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आप कहेंगे यहाँ फ़ायदा हुआ, यहाँ नुकसान हुआ, तो क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या। ये सवाल बहुत सारे लोग लेकर के आ रहे थे। जब सवाल बहुत सारे आने लगे, कन्फ्यूज़न बहुत सारा पैदा होने लगा, तो मुकेश पटेल साहब ने इस पर खास रिसर्च किया। तो सीधे मुकेश पटेल साहब के पास चलते हैं, पूछते हैं आखिर माजरा क्या। मुकेश जी, ये क्या माजरा है जो शॉर्ट टर्म वाले शेयर बेचने से अगर नुकसान हुआ, जिसे 20% लगता है, तो उसको हम 30% वाला जो नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है वहाँ से कैपिटल गेन्स हुआ है, तो एडजस्ट कर सकते हैं क्या। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इट डिफाइज इमेजिनेशन, क्योंकि 2020 तो हम जानते हैं, पर 20 को 30 के सामने हम सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं, ये सबके लिए एक दुविधा हो सकती है। अब इसका सीधा जवाब है हाँ, कर सकते हैं। आप मुझे पूछेंगे कैसे, तो वो भी मैं समझाऊंगा आपको। आयकर कानून जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, उसकी सेक्शन 70 है, जो इंटर हेड सेट ऑफ, जो लॉसेस का सेट ऑफ है, उसके लिए उसके अंदर प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी आपका शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस होता है, तो उसको और कोई भी कैपिटल गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो नियम ये है, तो इसी नियम को आधार में लेते हुए मैंने जो प्रोपोजिशन आपके पास रखा, वो प्लानिंग हम कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसे मामले में क्या कोई इनकम टैक्स के नोटिस वगैरह आने का डर रहता है क्या, और है तो कैसे बचा जाए। देखिए लक्ष्मण जी, मेरे हिसाब से हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 72 के प्रावधान है उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर काफी ट्राइब्यूनल्स के भी डिसीजंस आए हुए हैं, और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई नियम ये है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को, कोई भी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, अब वो कौन से रेट वाला है उससे कोई मायना नहीं रखता है। अगर 20% वाला इक्विटी का लॉस है, तो जैसे आपने बताया म्यूचुअल फंड के जो गेन्स होते हैं सेक्शन 50AA में नॉन इक्विटी के, वो सब 30% तक जा सकते हैं। तो इसमें बड़ा फायदा होता है। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपको बता दूं, मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म का इक्विटी का लॉस है 111A सेक्शन में, और उसका 50AA में 10 लाख का उसका गेन है, और वो 30% के ब्रैकेट में है। तो 30% के ब्रैकेट पर उसको जो टैक्स भरने का होगा वो 3 लाख का होगा। अब समझिए, ये जो 20% वाला है 10 लाख का, वो इफेक्टिवली 2 लाख का है। तो 3 लाख के सामने आप 2 लाख वाला टैक्स का लॉस सेट ऑफ करने से आपको सीधे सीधा 1 लाख का फायदा होगा।
लक्ष्मण। ये आपने बड़ा बेहतरीन बताया। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन ये था कि 20% वाला सिर्फ 20% के अगेंस्ट ही हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, तो आपने बताया 20% को 30% के अगेंस्ट भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ये वाकई कन्फ्यूजन था, जो बहुत सारे टैक्स कंसल्टेंट भी कई बार कंफ्यूज होते थे, तो आपने बड़े अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया और एग्जाम्पल दे के बताया आपने, तो बहुत आसान भाषा में रहा। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां से अशोक कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। लक्ष्मण जी और मुकेश सर को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। सर मेरे मित्र के पास 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है उसी एरिया में। उन्होंने ITR 2 फाइल किया है। उनकी इंटरेस्ट इनकम और सैलरी इनकम है। उन्होंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दोनों हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाकर एनुअल वैल्यू 0 दिखाकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को 0 दिखाया है। लेकिन किसी ने कहा कि सेकेंड हाउस को डीम्ड रेंट दिखाकर वैकेंट डिडक्शन क्लेम कर एनुअल वैल्यू 0 दिखाना था। तो सर क्या हमें अब ITR रिवाइज करना चाहिए? मुकेश जी। अशोक जी लक्ष्मण जी इनको बता दें कि इनको फिक्र की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 तक जो आपके दोस्त ने किसी ने बताया कि भाई केवल एक घर की जो एनुअल लेटिंग वैल्यू थी रेसिडेंशियल हाउस की, उसको आप नील ले सकते थे। लेकिन वित्त मंत्री ने 2019-20 के वित्तीय वर्ष असेसमेंट ईयर 2020-21 से जो सुधार किया, उसके आधार से अब कोई भी टैक्स पेयर अपने 2 हाउसेज रेसिडेंशियल हाउसेज सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील वैल्यू दिखा सकता है। और अगर 2 से ज्यादा है तो कौन से 2 में नील दिखाना और तीसरे या चौथे घर में किसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू डीम्ड रेंट पर लेना, वो उसकी चॉइस का विषय है। ये सेक्शन 23 में स्पष्ट किया गया है। लक्ष्मण जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अशोक जी? नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। चलते हैं बंगलुरु, जहां से आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। आशीष जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? लक्ष्मण जी, मुकेश जी नमस्कार। मेरा जी, क्वेश्चन नमस्कार। ये है, मैं 2010 तक यूनाइटेड स्टेट्स में एक IT कंपनी के लिए काम करता था और वहाँ रिटायरमेंट अकाउंट 401k में कंपनी स्पॉन्सर्ड अकाउंट था, उसमें कंट्रीब्यूट करता था। 2010 में इंडिया आने के बाद वो कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है और मैं उसके बाद से रेगुलर ITR फाइल करता रहा हूँ, बट ड्यू टू इग्नोरेंस शेड्यूल FA में मैंने कभी उसको फॉरेन एसेट में नहीं दिखाया। तो इस बार ITR फाइल करते हुए फिर मैंने रिवाइज किया, उसको शेड्यूल FA टेबल 2 में मैंने उसको दिखाया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये शेड्यूल है, इसमें फॉरेन एसेट्स जो रिटायरमेंट अकाउंट था उसमें दिखाना जरूरी था या नहीं, इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और जो प्रीवियस ITR मैंने फाइल किए हैं उनको मैं रिवाइज करना पर जरूरी है क्या? बिल्कुल। ये आपकी जो दुविधा है ना, बहुत सारे हम जिसको कहते हैं रिटर्निंग NRIs, उनके लिए एक कॉमन इश्यू है कि जो आयरा या 4001k कहते हैं, उनके सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह जैसे हमारे NPS या प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, वहां उनको समकक्ष ये प्रोविजंस हैं। तो आप जब वहां काम करते थे वो पैसे आपने उसमें जमा किए और उसके नियमानुसार कुछ आपकी जब तक आपकी आयु 60 इयर्स प्लस नहीं होती है तब तक अगर आप ड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी लगती है, इसलिए आमतौर से लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब ये 401k में आपने जो एक शेड्यूल FA में दिखाया वो बिल्कुल सही किया। हालांकि कई लोगों को ये पता नहीं था कि भाई ये हमें दिखाना है क्योंकि इट्स अ फॉरेन एसेट। आपके लिए संतोष की बात यह है कि ये कोई कंसील्ड एसेट या ब्लैक मनी वाला नहीं है, क्योंकि जब आपने ये निवेश किया था आप नॉन रेजिडेंट थे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम वहीं की थी। अब सवाल ये है कि इतने सालों में आपके आने के बाद अब तक मैं समझता हूं यू कैन क्लैरिफाई, जब तक आपका उसी अकाउंट का वैल्यू बढ़ता रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड का हमारा निवेश होता है बढ़ता रहता है, और जब तक आप उसको रिडीम या लिक्विडेट नहीं करते हैं तब तक कोई इनकम नहीं होती है। तो अगर इन सालों में आपकी कोई इनकम नहीं हुई है तो इसकी ज्यादा चिंता न करते हुए आपने अभी से जो शुरू किया है अच्छा किया है। और ख्याल में ये रखिएगा कि जब भी रिडेम्पशन करते हैं
तो प्रिंसिपल की कोई फिक्र नहीं है, पर वो जो एप्रिसिएशन है उसको आपको कैपिटल गेन्स के तौर से ऑफर करना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें मुकेश जी, जो एक बार आपको याद होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 89A ऐसे लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया था। जी बिल्कुल, यही इसका ऑब्जेक्टिव था कि लक्ष्मण जी कि भाई ये जो फॉरेन एसेट थी लोगों को पता नहीं होता था और वो काफी दुविधा में रहते थे कि हम कब दिखाएं। तो मैंने जैसे कहा कि जब आपको रियल रिडेम्पशन होता है और कोई इनकम होती है तभी दिखाना है, तब तक आपको कोई फिक्र की आवश्यकता नहीं। कोई फिक्र की रिवाइज कर दिया, नज 2 को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा काम किया। चलिए आशीष जी, उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन यहां पे दूर हो गई होगी। चलते मुंबई, जहां से नितेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितेश जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास। नमस्कार सर। नमस्कार सर एक्चुअली मैं 2022 में स्वीडन चल गया वहाँ पर काम करने के लिए, और इंडिया में मेरी कोई इनकम नहीं है, वहीं की सैलरी है सर। तो मैंने मतलब वहाँ से पैसे भेजे यहाँ पर इंडिया में, जैसे मेरा EMI चलता है और कुछ म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा था, उसको मैंने कंटिन्यू किया बाय सेंडिंग द मनी वाया बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो सर मैंने 2022 से फिर इंडिया में ITR फाइल करना बंद कर दिया था। तो क्या मुझे नज 2.0 के तहत ITR फाइल करना पड़ेगा? बस इतना सा क्वेश्चन था सर। नहीं, बिल्कुल बताएंगे मुकेश पटेल साहब, आप जैसे कई लोग बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे उलझन उनके मन में होगी। बहुत अच्छा सवाल है लक्ष्मण जी, क्योंकि नज 2 के बारे में काफी कंफ्यूजन है। लोग ये मानते हैं टैक्स पेयर्स कि भाई हमारा फॉरेन में कोई भी एसेट हो तो वो दिखाना मैंडेटरी है, पर समझ लीजिए ये जो शेड्यूल FA भरने की जिम्मेवारी है वो केवल जो टैक्स पेयर्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उन्हीं के लिए है। अब हमारे भाई साहब जो है वो तो ही इज अ रेजिडेंट ओवरसीज, उनकी इंडिया में कोई इनकम नहीं है, ही इज एन NRI। तो उनके जैसे NRIs जो है उनको शायद नोटिस तो गई होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट को पता नहीं है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। बट इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट या NRI, आपको चिंता का कोई कारण नहीं है। यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन to respond to nudge 2 and declare any foreign asset, क्योंकि you are exempt from that। केवल जैसे हमने अगले सवाल में देखा कि यहां आने के बाद आपका कोई एसेट है तो उसको डिक्लेयर करना है। आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर। नितेश जी क्लियर है? सर एक ही थी, अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ, अभी मैं रेजिडेंसी नहीं मिली है। उससे कोई फर्क पड़ता है मुकेश जी? मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं, मैं बताऊं लक्ष्मण जी, इंडियन इनकम टैक्स के हेतु सर आप 182 डेज से ज्यादा अगर आप बाहर रहते हैं तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो फिर आपको कोई रिटर्न और यहां इनकम भी नहीं है। अगर इनकम होती तो केवल इंडियन इनकम दिखानी थी, आपको फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट नहीं दिखानी है। तो इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। आपका सिटीजनशिप या PR का क्या स्टेटस है उससे कोई आपका मतलब नहीं रखता है। फिर भी कोई आगे चल के कोई दिक्कत तो कोई कंफ्यूजन नितेश जी तो बिल्कुल tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा। आगे भी हम लोग आपकी उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि FD का ब्याज हो या शेयर बाजार, शेयर का डिविडेंड, न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स प्लानिंग कैसे करें, इस पर आपको मुकेश पटेल साहब से टिप्स लिया जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। मुकेश जी, एक सवाल मेरा यह है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में तो था कि आप ब्याज का डिडक्शन ले सकते थे, डिविडेंड इनकम डिडक्शन ले सकते थे, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी सुविधा है क्या? कई लोग पूछ रहे हैं सवाल। लक्ष्मण जी, कई लोगों को ये एक इम्प्रेशन है कि भी नए रेजिम में तो इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए कोई भी डिडक्शन का प्रावधान नहीं है। ये इम्प्रेशन गलत है।
हालांकि जो चैप्टर 6 से 80 फैमिली के डिडक्शंस होते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। बट दो बात करें हम, डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो जो डिविडेंड इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप सेक्शन 56 के तहत ऑफर करते हैं। अब सेक्शन 57 है, उसमें एक स्पेशल प्रोविजन है और वो ओल्ड हो या न्यू हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी रजीम चुना हो उसमें आपको ये मिल सकता है फायदा। क्या फायदा? तो जो डिविडेंड की इनकम है, अब कई बार ऐसा होता है आपने डिविडेंड शेयर्स में निवेश करने के लिए कोई पैसे बोरो किए किसी से, उस पर आप ब्याज चुका रहे हैं और यहां आपकी डिविडेंड की इनकम होती है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोविजन है कि आपकी जितनी भी डिविडेंड इनकम है उसकी 20% सीमा में, 20% लिमिट ऑफ योर डिविडेंड इनकम, आपको अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन बोरोइंग फॉर शेयर्स, वो आपको सीधा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपकी 10 लाख की डिविडेंड इनकम है, उसका 20% हुआ 2 लाख, और आपने किसी से 3 लाख ब्याज पर लिए हुए हैं जिस पर आप 8% के हिसाब से 2,40,000 का ब्याज चुका रहे हैं। तो ये आपका जो डिविडेंड इनकम है 10 लाख का, उसमें से 2 लाख रुपए, 2,40 नहीं पर 20% आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसके सिवा डिविडेंड में और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्ट में प्रावधान ये है कि सेक्शन 57 सब सेक्शन 3 में आप जो भी इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए कोई भी खर्च जो जरूरी है वो करते हैं, वो आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा। समझिए आपने कहीं 10 लाख का निवेश किया है, वो आपके फैमिली के कोई मेंबर से आपने ब्याज पर लिए हैं, उसको फैमिली मेंबर को आप वो 10 लाख पर 8% का ब्याज चुका रहे हैं और आपको ये 10 लाख पर से 12% के हिसाब से आपको 1,20,000 का ब्याज मिल रहा है और इधर आप 80,000 का ब्याज चुका रहे हैं। तो लक्ष्मण जी आपको 1,20,000 पर टैक्स नहीं भरना है, 1,20,000 में से ये 80,000 आप डिडक्ट कर सकते हैं और इसमें कोई सीमा नहीं है कि कितना डिडक्शन आप ब्याज का ले। सो इट हैज टू हैव अ स्ट्रेट कनेक्शन। और इसके सिवा आपके और कोई चार्जेस हो, बैंक चार्जेस हो, कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो जो इंटरेस्ट इनकम कमाने से सीधा उसका नेक्सस है, तो वो भी आप डिडक्शन के तौर से उसका फायदा ले सकते। कई लोगों को ये पता नहीं है, पर हमें उनको सावधान करना है कि डोंट लूज दिस स्पेशल राइट दैट यू एंजॉय। तो मतलब मोटा मोटी ये मान के चलें कि कोई भी आमदनी आपको हो रही है, उसके एवज में कहीं आप कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं या फिर कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, जो 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 उससे कनेक्टेड है, जो उससे कनेक्टेड, हाँ ऑब्वियसली जो उससे कनेक्टेड, ये बताने की या प्रूव करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैंने एग्जांपल्स दिए, आई थिंक इट हैज मेड द पॉइंट क्लियर। यानी बहुत ब्रिलियंट आपने बताया। ये तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, हालांकि आपने सवाल का जवाब, जब सवाल आपसे पूछा मैंने, उसके जवाब देने से पहले मैं समझ गया कि जवाब पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप जिस तरह से मुस्कुरा रहे थे मुझे लग गया था कि आपके मन में इसका कुछ ना कुछ उपाय आपने निकाल रखा है। चलिए चलते हैं दिल्ली, जहां से राजेश मलिक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माई क्वेरी। बताएं क्या उलझन है आपको? सर मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुआ हूँ एज अ डिप्टी मैनेजर, और जनवरी 22 के अंदर सर उसके अंदर लीव एंड कैश फंड में मेरे को जो बैंक से रिबेट मिली थी उस समय जो फॉर्म 16 उन्होंने दिया 3 लाख। तो एज अ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जितना मेरे को पता है, मुझे उस समय मिले थे 10 लाख के 10,11,000 रुपए, और बाकी अमाउंट के ऊपर मेरे को टैक्स काटा गया। मुझे एक क्वेरी है कि मेरा ये ज्यादा गवर्नमेंट नॉर्म्स आई थिंक 25 और 30 लाख के ऊपर रिबेट मिलनी चाहिए। एम आई एलिजिबल फॉर टू फाइल रिवाइज्ड रिटर्न और नॉट, एंड सेकंड मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, दूसरा ये, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का थोड़ा कंफ्यूजन है कि 3 लाख है, 10 लाख है, कितना है लीव एंड कैश। आपके कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, मुकेश पटेल साहब हैं। मुकेश पटेल जी। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल लक्ष्मण जी, अब अनफॉर्चुनेटली उनके लिए खुश खबर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि 31 मार्च 23 तक लीव एनकैशमेंट की जो एग्जम्पशन लिमिट थी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, वो 3 लाख की मैक्सिमम थी।
जो आपने बताया, आपको ध्यान में है कि ये 25 लाख की सीमा बढ़ी, वो इफेक्टिव नोटिफिकेशन जो आया उसका 1 अप्रैल 2023 से। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर होने वाले सब टैक्स पेयर्स को ये 25 लाख तक की सीमा में एग्जम्पशन का फायदा मिलता है। उसके पहले आपका 3 लाख का ही लिमिट था और सही तौर से आपका टैक्स भी काटा गया था। आपको अनफॉर्चुनेटली कोई रिफंड उसमें मिलने की गुंजाइश नहीं है। लक्ष्मण राजेश जी, कोई कंफ्यूजन, कोई और? सर, क्योंकि मेरे बैंक का बहुत बड़ी क्वेरी हमारी एक सॉल्व हो गई। हमारे पूरे बैंक में इंडस्ट्री में क्लियर ही नहीं था और बहुत हमारे ग्रुप्स में ये चल रहा था कि हमें मिल सकता है। बिल्कुल, इसको आप बाकी जी ये बाकी अपने साथियों को भी दिखाइएगा, इसका वीडियो भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। के लिए तो है ना, सबकी दुविधा दूर करने के लिए। आगे कोई भी दुविधा हो आप संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पर। ऐसे ही टैक्स गुरु से सीधा आप कामना सामना हम करवाएंगे। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां से राजेंद्र गौतम साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र गौतम साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या उलझन है आपकी? मैं आपका फैन हूँ RN लखोटिया के टाइम से। अरे वाह, अरे वाह, बहुत सौभाग्य कि आप उतने लंबे समय से देखते हैं हमारे शो को। अब 35-40 साल से मैं लगातार इसका वॉच करते रहता हूँ। मेरी एक क्वेरी हो तो आपने मेल पढ़ ली होगी, उसमें लिखा हुआ है कि मेरा एक मकान है जो ऑलमोस्ट सोल्ड है, लेकिन मैं अभी उसकी सेल डीड नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अप्रैल 26 में करवाऊँ उसकी सेल डीड तो मेरे को 14-15 महीने का टाइम मिल जाता है टू सर्च फॉर द प्रॉपर्टी और पे टैक्स। अगर मैं अभी सेल डीड करवा देता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, मेरे को 2-3 महीने में प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी कोई और। तो फिर मेरे को कैपिटल गेन अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। तो बायर हैज एग्रीड, वो बोलता ठीक है अप्रैल में आप करवा लीजिए सेल डीड। तो अगर मैं अप्रैल में सेल डीड करवाऊँ और अगली रिटर्न जुलाई 27 से पहले कोई और प्रॉपर्टी खरीद लूँ तो मेरे को कैपिटल गेन अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है। कि क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ? सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप बहुत पुराने दर्शक हैं, बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा कि हमारे शो को देखते देखते आप लोग खुद ब खुद टैक्स प्लानिंग करना सीख भी गए हैं काफ़ी हद तक। हालांकि ये जो आपने एग्जांपल दिया ये कितना सही है, मुकेश पटेल साहब ही बताएंगे। मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो हमारे टैक्स गुरु के फैंस जो है ना, वो हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि 12 महीने, माना सर्दी हो या गर्मी हो, ये फैन हमें बड़ा अच्छे लगते हैं। चलते रहे। थैंक यू फॉर ऑल योर कॉम्प्लीमेंट्स, वी अप्रिशिएट इन द लाइटर वेन। अभी आपका सवाल जो है उस पर मैं आऊं, उसका जवाब देते हुए। तो कैपिटल गेन अकाउंट जो आपको खोलना है उसके लिए समय सीमा जो है वो आपकी जो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न है, माना विच इज गोइंग टू बी 31 जुलाई 2026, तब तक आप कैपिटल गेन का अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आपने निश्चय कर लिया है कि मैं कैपिटल गेन का अकाउंट खोलूंगा राजेंद्र जी, तो आपको कोई टैक्स भरने की परिस्थिति खड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपकी अदर देन कैपिटल गेन जो इनकम है वो अगर 12 लाख की सीमा में रहती है तो आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिलते हुए आपको जो लाभ होगा तो 0 टैक्स आपका बनेगा। हालांकि ये कैपिटल गेन अगर टैक्स होता है तो ये 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा, आपको 4 लाख से लेके टैक्स की कंप्यूटेशन करनी होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये 26 वाला जो फॉर्मूला अपना रहे हैं कि हम अभी ना कराएं, 26 में कराएं, तो ये अच्छा है आपके हिसाब से? ही कैन डू इट इन जुलाई, अभी कोई जल्दी नहीं है, तब तक वो इसको निवेश करते हुए कुछ ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। चलिए, कैपिटल गेन अकाउंट खोले जुलाई 26 में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं राजेंद्र जी कि आपकी उलझन यहाँ पे दूर हो गई होगी। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। मुकेश पटेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए बेहद आसान भाषा में। और दर्शकों से यही कहूँ, आपके पास कोई भी सवाल हो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या फिर GST जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। और सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।